नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए 19 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो आज हम 19 जुलाई का पूरा करंट अफेयर्स और साथ में उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको PDF भी टेलीग्राम आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन पर भी उसकी लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो PDF भी आपको यहाँ पर मिलेगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट हम उसके प्रश्न से संबंधित फैक्ट भी समझेंगे। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। मैं हूँ रामानुज गर्ग और आज हम 19 जुलाई का करंट अफेयर्स जानेंगे। पहला प्रश्न आपका है कि हाल ही में रेलवे ने कितने वर्षों में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। तो भारतीय रेलवे ने में कितने वर्षों के अंदर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसका आपका आंसर है 3.5 वर्षों में। तो 3.5 वर्षों में भारतीय रेलवे ने कहा है कि 3.5 वर्षों में वह 100% विद्युतीकरण से अपने नेटवर्क को जोड़ लेगा। ठीक है। और साथ में आपने अभी कुछ दिन पहले जानकारी आपको मिली थी कि भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन भी शुरू किया है, जिसका टारगेट है कि 2030 तक भारतीय रेलवे को कार्बन के यूज को बंद करके कार्बन के यूज से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है। और सौर ऊर्जा का भी भारतीय रेलवे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जिससे अपने खाली ज़मीन पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाकर वहां से विद्युतीकरण व स्वयं अपने लिए विद्युत पैदा करेगा। तो यहाँ पर अभी वर्तमान के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने बताया कि भारतीय रेलवे को अगले 3.5 वर्षों में 100% विद्युतीकरण से जोड़ लिया जाएगा, या जोड़ने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। ठीक है। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक भारतीय को पूरे गर्भ सहित वर्ष 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छ रेलवे का मालिक होगा। तो प्रत्येक भारतीय गर्व के साथ अपने स्वच्छ सबसे बड़े जो हमारा रेलवे है उसका स्वच्छ रेलवे का मालिक होगा, उन्होंने यह भी बताया। और उन्होंने एक कार्यक्रम की घोषणा की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की जिसका विषय था आत्मनिर्भर भारत की ओर नवीनीकरण। तो यह जो कार्यक्रम था आत्मनिर्भर भारत की ओर नवीनीकरण ऊर्जा निर्माण, उन्होंने इस कार्यक्रम में इन सब बातों का उल्लेख किया और 3.5 वर्षों में 100% विद्युतीकरण से भारतीय रेलवे को जोड़ने का उन्होंने बात को रखा, लक्ष्य को रखा। तो अब यदि बात करें भारतीय रेलवे, तो भारतीय रेलवे क्या है, रेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार का एक विभागीय उपक्रम है, और इसकी स्थापना 8 मई 1845 को में हुई थी। ठीक है। और उसकी राष्ट्रीयकृत इसको 1949 में किया गया था। और इसका मुख्यालय रेल मंत्रालय का मुख्यालय अभी दिल्ली में है। और अभी वर्तमान के यदि केंद्रीय रेलवे मंत्री की बात करें तो वो हैं हमारे पीयूष गोयल, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं अश्विनी लोहाड़ी, और वर्तमान में रेलवे मंत्री राज्य मंत्री जो हैं वो हैं सुरेश। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी। साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं पीयूष गोयल जी की तस्वीर भी यहाँ पर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। तो किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किए जाने की योजना है। तो यहाँ पर आपका आंसर है असम।
तो असम सरकार, असम के जो फॉरेस्ट विभाग है उसके द्वारा यह योजना बनाई गई है। तो असम से, ये आप असम को मैप के रूप में भी देख सकते हैं। तो असम को ये रेखांकित रेड एरिया है, यहाँ पर असम को दर्शाया गया है। असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। और हाल ही में भी आपने जाना होगा कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक गोल्डन टाइगर देखा गया था। तो भारत का पहला गोल्डन टाइगर पाया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में। और यहाँ के असम के वर्तमान गवर्नर जगदीश मुखी हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा जी हैं। और 2 पड़ोसी देश हैं इसके, तो भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीटों की यदि हम बात करें तो 14 लोकसभा सीटें और 7 राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें 126 हैं। इसके पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल। असम के पड़ोसी राज्य यदि हम जानें तो 7 पड़ोसी राज्य हैं। पहला आपका पश्चिम बंगाल आता है, मेघालय है इसका पड़ोसी राज्य, त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है। साथ ही साथ असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक मजूली द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप इसको कहा जाता है। तो मजूली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और असम एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, और भी काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर भी देखा गया। बिहू असम का राज्य का प्रसिद्ध उत्सव बिहू राज्य उत्सव के रूप में जाना जाता है। और यहाँ के नेशनल पार्कों की यदि हम बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क और नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी यहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। तो ये थी आपकी असम के बारे में जानकारी। असम की यदि हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है और यह अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों से घिरा हुआ है। असम में सुरम्य पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है। हमने आपको पड़ोसी देश और राज्य यहाँ के बता ही दिए। तो ये थी असम के संबंध में इम्पोर्टेंट जानकारी। अब यहाँ आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में खादी ग्राम उद्योग ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है। तो खादी ग्राम उद्योग ने अपना पहला फुटवियर मतलब पैर के जूते चप्पल बनाने के लिए फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र, जो जूते चप्पल बनाने का कार्य करते हैं उनके लिए प्रशिक्षण देने का इन्होंने केंद्र खोला है। और इसका आपका आंसर है दिल्ली में। तो दिल्ली में इस केंद्र को खोला गया है। खादी ग्राम उद्योग द्वारा इसको हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन भी कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में यदि हम बात करें तो KVIC इसको कहा जाता है, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और तो हम देखते हैं कि खादी ग्राम उद्योग या आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट आपकी जानकारी इसके संबंध में थी कि स्थापना 1956 में खादी ग्राम उद्योग की गई है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी 6 जेलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने अपनी 6 जेलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है। तो इसका आपका आंसर देखते हैं हम। इसका आपका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 6 जेलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है।
ये आप मध्य प्रदेश को मैप में देख सकते हैं। तो कोविड-19 से सुरक्षा के लिए, कोविड-19 के इलाज के लिए जेलों में भी कोविड सेंटर बनाने की शुरुआत की गई है। और अभी कुछ दिन पहले आपने जाना था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोको टोको अभियान चलाया गया था, जिसके द्वारा जो भी बिना मास्क के कहीं घूमते पाए जाते हैं उनको 20 रुपए के जुर्माने के साथ साथ मास्क प्रदान किया जाता है। और महिलाओं को सरकार की योजना द्वारा 11 रुपए में मास्क उनसे खरीद कर और उनका इस तरह उपयोग करके जागरूकता भी प्रदान की जा रही है। ठीक है। और अभी कल की न्यूज में हमने कल के प्रश्नों में देखा था कि स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया था। तो मध्य प्रदेश के संबंध में इम्पोर्टेंट अभी के करंट अफेयर्स आपके ये हो गए। साथ में हम मध्य प्रदेश की राजधानी जानते हैं कि भोपाल है, और मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर लालजी टंडन है, किंतु अभी अस्थायी गवर्नर के रूप में आनंदीबेन पटेल को लालजी टंडन की तबीयत नाजुक होने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण आनंदीबेन पटेल को पदभार सौंपा गया है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि प्राप्त की है? तो किस देश के फुटबॉलर ने मानद की उपाधि प्राप्त की है? तो इसका आपका आंसर है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ये, और इनका नाम है मार्कस रैशफोर्ड। इन्होंने ये 22 वर्ष के हैं और 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने मानद की उपाधि प्राप्त की है। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति ये बन गए हैं इस उपाधि को प्राप्त करने वाले। इन्होंने यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई उनकी मुहिम के लिए उनको दी गई है। तो गरीबी के खिलाफ इन्होंने जो मुहिम चलाई थी उसके लिए इनको यह उपाधि दी गई है। और इन्होंने रैशफोर्ड ने फेयर शेयर के साथ इन्होंने मिलकर 20 मिलियन की सहायता राशि जुटाई और दुनिया भर के कोविड-19 महामारी के बीच प्रति सप्ताह 3.9 मिलियन से अधिक लोगों को उन्होंने भोजन कराया। तो दिग्गज व्यक्ति जैसे और इस उपाधि को हासिल करने वाले और व्यक्ति जो हैं उसमें सर एलेक्स का नाम है, सर बॉबी चार्ल्टन के इन्होंने नक्शे कदम पर चले हैं। तो जो पुरानी उपाधि प्राप्त कर चुके हैं उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने यह उपाधि प्राप्त की है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स किट कोरोप्योर विकसित की है? तो किस आईआईटी ने यह सबसे सस्ती कोविड किट विकसित की है, ये आपको बताना है। तो इसका आपका आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने सबसे सस्ती कोविड किट लॉन्च की है। और ठीक है, तो इसका आपका आंसर, और यह प्रोब फ्री RT-PCR आधारित एक डायग्नोस्टिक किट है और इसकी कीमत जो है वो 399 रुपये है। साथ ही तो यह किसने विकसित की है? तो आईआईटी दिल्ली यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसकी स्थापना, आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है या चुना गया है। तो किस देश का राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी बने हैं, ये आपका प्रश्न है। इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है आपका सूरीनाम। तो सूरीनाम के ये राष्ट्रपति बने हैं। ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं और ये भारतीय मूल के हैं, बिहार प्रांत के इनके पूर्वज कहे जाते हैं। या आप यहाँ पर सूरीनाम का नक्शा भी देख सकते हैं, मैप देख सकते हैं। और यदि हम बात करें सूरीनाम की तो इसकी राजधानी पार मारीबो है और इसकी मुद्रा सूरी नामी डॉलर है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है कि भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद राष्ट्रपति बने हैं सूरीनाम के। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC 2022 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो 2022 में आयोजित होने वाले IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो 2022 में डेकर युवा ओलंपिक का आयोजन होना था उसको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इसका आपका आंसर है 2026 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। तो यह 2022 में अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डकार में होना था। इसको डाकर या डकार कहते हैं। तो डकार में इसका आयोजन होना था। 4 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है, मतलब 2022 में होना था तो 4 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया, मतलब 2026 में इसका आयोजित होगा। इसको हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं, ठीक है। और ये इसका लोगो है। साथ ही इसका मुख्यालय लुसाने में है। और लुसाने कहाँ पर है, तो यह स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 और इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं, ठीक है। तो ये आपकी IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जानकारी। और इन्होंने 4 साल के लिए अपना युवा ओलंपिक खेल को स्थगित कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले 5G टेलीकॉम सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया है। तो किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले 5G लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसका आपका आंसर है जियो प्लेटफॉर्म। मतलब जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह घोषणा की है कि वह सबसे पहले 5G नेटवर्क को भारत में लॉन्च करेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने अपनी वर्चुअल AGM यानी वार्षिक आम बैठक में बताया कि कंपनी अगले 5 साल तक 5G सॉल्यूशन ग्राहकों के लिए लाएगी। साथ ही रिलायंस ने जियो TV प्लस और जियो ग्लास जैसे नए प्रोडक्ट लाने की भी घोषणा की है। साथ ही हम जान लेते हैं 5G क्या है। तो 5G अगली पीढ़ी की सेलुलर तकनीकी है जिससे हम तेज संचार कर सकते हैं। अभी हम 4G का उपयोग करते हैं, तो 4G से अपग्रेड वर्जन आपका 5G होगा। इसमें एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कि 5G साथ डाटा नेटवर्क स्पीड 2 से 20 GB प्रति सेकंड तक होने की उम्मीद है। तो 5G में 2 से 20 GB प्रति सेकंड आपकी स्पीड होगी। और वायरलेस चिप मेकर क्वालकॉम के मुताबिक 5G में डाउनलोड स्पीड 4 से 5 GB प्रति सेकंड थी, ठीक है। और हालांकि औसत स्पीड 1 से 4 GB प्रति सेकंड डाउनलोड की मानी जा रही है। तो ये आपकी साथ में 5G के बारे में जानकारी थी। तो जो 4G है अभी हमारा, तो उसमें यदि हमको मिनटों में जो समय लगता है वो आपका सेकंड के भी छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट का 11 जुलाई को निधन हो गया, वो किस राज्य से थी।
तो प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार, इसका आपका आंसर है गुजरात। गुजरात प्रांत की यह थी और इनका जन्म 1940 में कच्छ में हुआ था। बाद में ये जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी। यह भारतीय सिरेमनी और कुम्हार थी। तो भारतीय कलाकार सिरेमिक और कुम्हार थी ये। ज्योत्सना भट्ट के ढाली हुए कई रूपों में प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दिखाते हैं। तो जो उन्होंने रूप विकसित किए वह प्रकृति के साथ उनके संबंध को बताते थे। उन्होंने मिट्टी के ढेरों से लेकर कलगीदार कलियों, इधर के कमल की कलियों और पृथ्वी तन के प्लेटर तक कई मिट्टी के सामान बनाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रह्म वासुदेव 10 जुलाई को उनका निधन हो गया, वो किस कंपनी के चेयरमैन थे? ब्रह्म वासुदेव किस कंपनी के चेयरमैन थे, ये आपको बताना है। इसका आपका आंसर है हॉकिंस कुकर। तो हॉकिंस कुकर के यह चेयरमैन थे। इन्होंने 1968 में कंपनी के बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक इनको नियुक्त किया गया था और 1984 में पूर्णकालिक चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक बनाया गया था। 2003 से कंपनी के गैर कार्यकारी और सलाहकार थे। और यदि हम हॉकिंस कुकर की बात करें तो इसकी स्थापना 1959 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो आप ये यहाँ के जो ब्रह्म वासुदेव चेयरमैन थे उनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है हमारा, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा विश्व कप यहाँ तो बेल्जियम या कतर, तो इसका आंसर है आपका कतर। कतर इसकी मेजबानी करेगा और इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। फीफा विश्व कप 2022 का शेड्यूल जारी हो गया। तो पहला मैच आपका 21 नवंबर को होना है और अंतिम जो फाइनल मैच आपका होगा वो 18 दिसंबर को होगा। ठीक है, और अगला है आपका कि द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो द पब्लिक ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक के रूप में, अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर है मालिनी पार्थसारथी। ठीक है, तो पार्थसारथी इससे पहले कंपनी के निर्देशक मंडल की सह अध्यक्ष थी, अब उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। 15 जुलाई को हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में यह घोषणा की गई। पार्थसारथी द हिंदू के पूर्व संपादक रह चुकी हैं। फरवरी 2015 में वो द हिंदू की पहली महिला संपादक बनी थी। ठीक है, उन्होंने 3.5 दशक से अधिक साल तक विभिन्न क्षमताओं में अखबार में योगदान दिया। तो अब इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नेशनल मंडेला दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? इसका आपका आंसर क्या है? इसका आपका आंसर है 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इनके जन्मदिन के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवंबर 2009 में इस दिन को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था और 18 जुलाई 2010 को संयुक्त राष्ट्र के पहले मंडेला दिवस के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में नेल्सन रोली हाल मंडेला के रूप में हुआ था और 1993 में इनको नेशनल मंडेला और फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क को रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए और नए लोकतांत्रिक दक्षिण
अफ्रीका के न्यूब के लिए इनको नोबल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो नेल्सन मंडेला को नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था, इन्होंने शांति के क्षेत्र में और भेदभाव मिटाने के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, जिसके लिए इनको नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने साइबर खतरे से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हम आंसर देखते हैं। आंसर है आपका इजराइल। इजराइल के साथ भारत ने साइबर खतरे से निपटने के लिए समझौता किया है और इस समझौते में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CIRT भी शामिल है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और INCD के तहत काम करती है। विश्वव्यापी साइबर हमलों में भारत 11वें स्थान पर है और अकेले भारत में स्थानीय साइबर खतरों की संख्या 40 लाख बताई गई है। तो साइबर खतरे से निपटने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान के दायरे का विस्तार करने के लिए और साइबर खतरे से बचने के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है। यदि हम इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और यहाँ की मुद्रा इजरायली नाइस से केल है। ठीक है, तो ये आपका इसका एक करंट अफेयर्स, साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको PDF डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। आपको उस लिंक के साथ आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की आपको यदि कोई प्रश्न है, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, तो आप उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।